नमस्कार। दिशाएं प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दिशाओं की श्रृंखला में आज का विषय है करियर इन फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र। और आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं विषय के एक्सपर्ट प्रोफेसर एस.के. शर्मा। प्रोफेसर शर्मा मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स में पूर्व में विभाग अध्यक्ष रह चुके हैं और बहुत सारी इंटरनेशनल फेलोशिप्स से इन्हें नवाजा गया है, जिसके विषय में हम प्रोग्राम के दरमियान में चर्चा करेंगे। दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अनिल धवन। आप युवा वैज्ञानिक हैं। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आप बताएं कि जब 10वीं क्लास के पश्चात में जब विषय चुनने की बारी आती है, 10वीं क्लास तक हम सभी विषय पढ़ते हैं, फिर विषय चुनने की बारी आती है कि आर्ट्स लें, कॉमर्स लें या साइंस में बायोलॉजी के कॉम्बिनेशन में पढ़ें या साइंस में मैथमेटिक्स के कॉम्बिनेशन में पढ़ें। तो फिज़िक्स चूँकि बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों के कॉम्बिनेशन में ही आती है, तो फिज़िक्स आगे तक हमेशा साथ रहेगी। क्या पॉइंट है, कौन सा ज़रूरी पॉइंट है जिस पर ये तय कर लेना चाहिए कि फ़िज़िक्स मेरे लिए है या मैं फ़िज़िक्स के लिए हूँ? बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा। एक्चुअली भौतिक शास्त्र जो है एक ऐसी विज्ञान है जहाँ बच्चे के अंदर जो जिज्ञासा है वो पता होना चाहिए कि बच्चा क्या चाहता है। अगर जिज्ञासा, जैसे मैंने एक उदाहरण दे दूँ आपको कि बच्चा देखता है कि हमारे चारों तरफ जो प्रकृति में घटनाएं घट रही हैं, वो घटनाएं क्यों घट रही हैं, उनके बारे में उनका वैज्ञानिक आधार क्या है, यह जानकारी अगर हासिल करनी है, बच्चे के अंदर ये जिज्ञासा जागृत हो चुकी है, तो निश्चित रूप से समझ लें कि बच्चे को फ़िज़िक्स पढ़नी है। अब चूँकि 10वीं क्लास के बाद फ़िज़िक्स पढ़ेगा, अब चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, ये डिपेंड करेगा कि उसका किस तरफ रुझान है। अगर बायो में है उसका, ये जो लाइफ साइंसेज हैं, जो जीव विज्ञान से संबंधित हैं, तो डेफिनेटली फ़िज़िक्स जो है पढ़नी पड़ेगी उसको, और उसका जो ओरिएंटेशन होगा वो बायोलॉजी की तरफ होगा। अगर इंजीनियरिंग है तो उसको फ़िज़िक्स का एक मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी हो जाएगा। बायोलॉजी के लिए मैथमेटिक्स इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर इंजीनियरिंग में जाना है या और आगे फ़िज़िक्स का ही करियर बनाना है तो गणित का साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भौतिक शास्त्र और मैथमेटिक्स, ये दोनों गणित, दोनों एक दूसरे के, जैसे कहना चाहिए, चोली दामन का साथ है। आपने फ़िज़िक्स की महत्ता इतनी बताई, ब्रॉडर सेंस में हम बताएं कि फ़िज़िक्स है क्या? फ़िज़िक्स जैसे कहें कि एक ऐसा विज्ञान है जहाँ पदार्थ और ऊर्जा का आपस में क्या संबंध है, कहाँ से ये बने। जैसे हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स कहाँ से आया, इसको समझने के लिए हमें फ़िज़िक्स की ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है, और तभी हम समझ सकते हैं कि यूनिवर्स कैसे बना, जितनी ऊर्जा निकल रही है, क्योंकि सारा खेल जो है, यूनिवर्स का जितना खेल है सब ऊर्जा से द्वारा कंट्रोल्ड है। और ऊर्जा का होना, ऊर्जा का निकलना, ऊर्जा का स्रोत को समझना, ऊर्जा कहाँ जा रही है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रही है, पदार्थ बन रही है या पदार्थ ऊर्जा में बदल रहा है, तो इस तरह की चीज़ें अगर जिज्ञासा किसी के मन में हैं तो उनको समझने के लिए भौतिक शास्त्र का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। भौतिक शास्त्र आपको जो नियम है भौतिक शास्त्र के, वो यही बताएंगे कि पदार्थ और ऊर्जा का संबंध क्या है, और यूनिवर्स के अंदर जो घटना चक्र चल रहा है वो क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है। बातचीत की रोचकता को अभी थोड़ा सा विराम देते हैं और हमारे दर्शकों से ये अनुरोध करते हैं कि आप अपने सवाल हमारे एक्सपर्ट से डायरेक्टली पूछ सकते हैं फ़ोन के ज़रिए। आप हमारा फ़ोन नंबर नोट करें, जयपुर का STD कोड 0141 और फ़ोन नंबर है 27023333। दूसरा नंबर है 27106666 और 27049999। आप जब भी कॉल करें अपने टेलीविज़न सेट का वॉल्यूम कम रखें, अपना नाम, कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं और संक्षिप्त में सवाल पूछें। चर्चा आगे बढ़ाते हुए किस तरह के मेंटल एबिलिटीज़ और पर्सनैलिटी क्वालिटीज़ की आवश्यकता होती है, मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि जब भी हम किसी चीज़ का चयन करें, हमारी अनुरूपता और टेस्ट को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। जैसे हम भोजन करते हैं या कपड़े खरीदते वक्त में ये ध्यान रखते हैं कि हमारी रुचि क्या है। रुचि सर्वोपरि है। किसी दूसरे व्यक्ति ने ये पढ़ के ये लाभ ले लिया, जीवन में उन्नति के इस शिखर तक पहुँच गया, ये अनुकरण या अनुसरण, आँख मूंद कर ढाल लेना, ये ठीक तरीका नहीं है। पहले आप ये जानें कि क्या मैं उस चीज़ के लिए फिट इन हूँ। ईश्वर ने या प्रकृति ने हमें खास मकसद से बनाया है। जैसे हर फल
पेड़ की एक प्रॉपर्टी होती है, ऐसे हमारी भी एक प्रॉपर्टी है। तो मेंटल और पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट की हम बात करें तो किस तरह की योग्यता और क्षमता की आवश्यकता होती है फिजिक्स पढ़ने के लिए या फिजिक्स में जीवन गुजारने के लिए? ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक चीज़ होती है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। अब मैं छोटा सा एक उदाहरण पेश करूं आपके सामने कि एक बच्चा है, वो देख रहा है कि सूरज सुबह पूरब में निकला था और शाम को पश्चिम में छिप गया। तो एक जिज्ञासा होगी बच्चे के मन में कि भाई सूरज यहाँ निकला, शाम को वहाँ छिप गया, तो इसके पीछे कारण क्या है। तो यहाँ एक बहुत ज़रूरी है कि लॉजिकल थिंकिंग। फिज़िक्स एक ऐसा विज्ञान है जहाँ पर कि आपको हर चीज़ को बड़े लॉजिकल वे में देखना पड़ेगा। हम उसको बड़े हैफाजर्ड वे में कोई चीज़, जब तक हम सिद्ध नहीं कर दें और कन्विंस नहीं कर दें तब तक जो है हम उस चीज़ को समझ नहीं सकते। तो एक बहुत ज़रूरी है कि विज्ञान को, इसको फिज़िक्स को पढ़ने के लिए बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा हो और एक लॉजिकल थिंकिंग हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे अंदर लॉजिकल थिंकिंग है। लॉजिकल थिंकिंग और क्यूरियोसिटी, 2 पॉइंट आपने कहे। प्रोफेसर धवन, आपको हाल ही में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से यंग साइंटिस्ट से नवाजा गया है। आपने अपनी यात्रा बखूबी शुरुआत की है। क्योंकि फिज़िक्स में कहते हैं कि सच जिस वक्त है वही सच है, आने वाले समय में हो सकता है वो सच की परिभाषा बदल जाए। अब तक की यात्रा में दोनों बातें जो डॉक्टर साहब ने कही, क्या आप सहमत हैं? बिल्कुल मैं सहमत हूँ। आप जैसे इसके आप कह रहे थे भौतिक शास्त्र क्या है, मैं थोड़ा सा इसको और एलैबोरेट करना चाहूँगा, थोड़ा उसको और विस्तार से बताना चाहूँगा। देखिए ये एक प्राकृतिक विज्ञान है और जैसा कि ये गणना पे और प्रयोग पे आधारित होता है। और हम बात करें कि अब तक जितनी खोजें हुई हैं वो सब भौतिक शास्त्र में इसी कारण हुई है कि उस पर लगातार लोगों ने गणना की है, उस पर प्रयोग किए गए हैं। और इसके तहत अगर हम देखें तो आज के परिप्रेक्ष्य में छात्रों को अपना रुझान इस तरफ करने के लिए अग्रसर होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कई ऐसी तथ्य हैं जो अब तक नहीं जान पाए हैं, जिनके लिए हम लगातार रिसर्च का प्रयोग करते हैं। जैसे आप अपने मुझे बताया, तो मैं भी इसके क्षेत्र में तब से कार्यरत हूँ। केवल भौतिक शास्त्र इसलिए नहीं पढ़ना है, जरूरी होता है कि आपको उसके कुछ तथ्य समझने हैं, उसको किस तरह से एप्लीकेट करना है, किस तरह से अपने दिनचर्या में उसको देखना है। जैसे अभी बात की, सर ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया सूरज का। इस तरह ही अगर हम बात करें बिल्कुल साधारण स्तर से कि हम अगर आज चल भी रहे हैं, चल पा रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं भौतिक शास्त्र के नियम के तहत ही है। जो फ्रिक्शन की बात हो रही है, बिल्कुल छोटे से छोटे स्तर पर अगर हम जाएं तो भी हमें उस तथ्य को समझना होगा और उसको कहीं ना कहीं उपयोग करना होगा अपनी दैनिक दिनचर्या के अंदर। तो क्या हो, उससे आपका जुझारूपन अपने आप सामने आएगा। तो मैं मानता हूँ कि ये बिल्कुल सही एक तथ्य है और इसको आगे अपने को लेना होगा अगर हम भविष्य में कुछ इसके स्तर पर करना चाहते हैं। तो चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल एक दर्शक फ़ोन के जरिए हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, आपका नाम, कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं और आपका सवाल? जी मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं सवाई माधोपुर जिले से बोल रहा हूँ, गंगापुर सिटी तहसील क्षेत्र से। जी सुनील, आपका सवाल पूछें। इसमें भौतिक विज्ञान में आगे मतलब जॉब्स का मतलब क्या? जी, जॉब की संभावनाएं क्या है? चूँकि हमारे यहाँ पर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जॉब से जुड़ा हुआ है। हालांकि शिक्षा का उद्देश्य माइंड की ट्रेनिंग है, आपके जीवन जीने की कला सिखाना है, और ऑफ कोर्स रोजगार तो उसके साथ जुड़ा हुआ है ही। प्रोफेसर शर्मा, आप इसमें कुछ प्रकाश डालें। इस प्रश्न का मैं जवाब ऐसे दूंगा कि भौतिक विज्ञान में आपने मान लीजिए मास्टर्स की डिग्री हासिल की हुई है, तो आपके सामने 2 करियर ऑप्शंस हैं कि आप रिसर्च के लिए आप PhD कर सकते हैं, डॉक्टरेट कर सकते हैं, या बहुत सारे कंपटीशंस में आप जा सकते हैं। आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, आप जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI है, वहाँ भी MSc फिज़िक्स लेते हैं। BARC में जा सकते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। और अगर आपका स्पेस रिसर्च में रुझान है तो स्पेस में भी जा सकते हैं। ये MSc के बाद अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ आप जा सकते हैं, जो डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं MSc के बाद। गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी जॉब्स हैं, लेकिन तनख्वाह की हम बात करें कि क्या पैसा शुरुआत में मिलेगा और फिर डाउन द लाइन अगर 10 वर्ष का हम स्पैन चेक करें तो उस यात्रा में कहाँ तक बात आगे बढ़ेगी? क्योंकि आजकल सभी बच्चों का एक मूल रुझान रहता है कि सर शुरुआती तनख्वाह कहाँ से होगी, मेरी यात्रा कहाँ से शुरू होगी, पहली तनख्वाह से मैं क्या क्या सपने पूरे कर पाऊँगा, वहाँ उस प्रश्न में बताइए। देखिए, रिसर्च में आप जाएंगे तो तनख्वाह थोड़ी कम होती है, वहाँ एज ए फेलोशिप मिलती है रिसर्च में आपको, तो 20,000 25,000 जैसे शुरुआती फेलोशिप है। आप 3-4 साल में रिसर्च कर लेंगे, उसके बाद आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं या पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप ले लें, आपकी तनख्वाह अच्छी खासी हो जाएगी, 60-70 हज़ार रुपये की तनख्वाह हो जाएगी। बाकी अगर आप डायरेक्ट जॉब आप ले लें, गवर्नमेंट जॉब ले लें, IAS वगैरह क्लियर कर लें, या बैंक में जैसे जॉब्स ले लें,
तो वहाँ तो अच्छी तनख्वाहें हैं आज की तारीख में 40-50 हज़ार हाँ, रुपये बिल्कुल शुरुआती दौर में मिल जाते हैं और ये काफ़ी अच्छा एक वो है। जी डॉक्टर धवन, आपको हाल ही में ये अवार्ड मिला, आपने रिसर्च में शुरुआत की। किसी रिसर्चर को शुरुआत में कितने रुपयों का व्यवस्था हो जाती है? अच्छा, नहीं बिल्कुल सही प्रश्न है। देखिए बिल्कुल आपने बेसिक क्वेश्चन पूछा है। अगर कोई भी इस क्षेत्र में अपना रुझान बनाता है तो उसको पहले समझना होता है कि मेरे को कितना प्रोत्साहन मिलेगा सरकार की तरफ से या किसी संस्था की तरफ से। तो मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी परियोजना है जिसके अंदर आप लोग इसके अंदर प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं। इस पे कई ऐसे विभाग, कितने अमाउंट की मैं अब उसी पे आ रहा हूँ। देखिए जैसे कि हम बात करें कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, इसके तहत अगर आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अपने को आप PhD में इनरोल करते हैं तो ऐसा JRF आपको करीब 16,000 से शुरुआती सहायता सुनील, मिलती है। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो 16,000 रुपये शुरुआत में रिसर्च के लिए, मतलब आप नौकरी पर नहीं है, आप एक तरह से कोई काम कर रहे हैं, जैसे बाकी विषयों में हमें जैसे अध्ययन कहते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं। बिल्कुल 16,000 रुपये पढ़ने के दरमियान ही आपको मिल जाते हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा बताना चाहूँगा, इसके अलावा आपको कई सारी और सहायता मिलती है। जैसे कि आपको अगर आप कोई पुस्तकें खरीदनी है, कोई सामान लेना है, तो उसके तहत आपको कुछ कंटीजेंसी अमाउंट मिलता है। ये भी करीब एक 20,000 का करीब एक राशि होती है, वो लमसम एक बार मिलती है। जैसे छात्र अगर अपनी कोई तरह की आपको कोई सेमिनार अटेंड करना है, कोई आपको एक कॉन्फ्रेंस पे जाना है, तो उसके लिए अपना अगर आपको रिसर्च पेपर या अपना शोध पत्र पढ़ना है तो उसके लिए भी आपको प्रोत्साहन किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी अनेक ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसी भारत सरकार के, जैसे मैं बताऊं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस है जो बेंगलोर में है, ये प्रदान करते हैं। इसके अलावा भारत सरकार की DST तो है ही, DST के भी अलग अलग क्षेत्र हैं। DST राजस्थान अलग प्रोवाइड करता है, DST दिल्ली का अपना अलग क्षेत्र है। और अगर महिलाएं भी इसको देख रही हैं तो महिलाएं समझ लें कि उनके लिए और भी इसमें क्षेत्र बढ़ जाता है। उनको आयु में भी काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता है। अगर वो वुमेन साइंटिस्ट के तहत अगर अप्लाई करना चाहें तो उनको 40 वर्ष तक की आयु तक वो बड़ी सरलता से अप्लाई कर सकती हैं, जिसके तहत वो किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ करके रिसर्च को भी आगे कंटिन्यू कर सकती हैं और अपना भविष्य उज्जवल बना सकती हैं। तो इस पर असीम संभावनाएं हैं अगर हम देखें राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग, बिल्कुल शुरुआत से लेकर के और आखिर तक, यहाँ तक कि इवन अगर आपने रिसर्च के क्षेत्र में बहुत देर बाद रुझान बनाया है तो आपको और भी ऐसी कई योजनाएं जिसके तहत आपको प्रोत्साहित किया जा सकता है। उसमें बहुत अच्छी पढ़ाई राशि करने के चस्के में विदेश की बात जो है हमेशा दिल को छूती है। विदेश की बात अब प्रोफेसर शर्मा आपसे जारी करेंगे। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ हैं। हेलो 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 हेलो, मैं अनुष्का वशिष्ठ बोल रही हूँ। सर, मेरा ये क्वेश्चन एसके सर से है कि क्या स्कूली स्टूडेंट्स के लिए भी रिसर्च प्रोत्साहन के लिए कोई योजनाएं बनाई गई हैं? अनुष्का, एक बार सवाल फिर से पूछें। सर, मेरा क्वेश्चन है, क्या स्कूली स्टूडेंट्स के लिए भी रिसर्च प्रोत्साहन के लिए कोई योजनाएं बनाई गई हैं? स्कूली स्टूडेंट्स स्कूल्स के लिए, स्कूल्स के स्टूडेंट्स के, स्कूली छात्रों के लिए। हाँ, स्कूल। देखिए ये DST की डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है भारत सरकार का, उनकी एक इंस्पायर स्कीम है स्कूल चिल्ड्रन के लिए। वो 10वीं 12वीं के जो बच्चे होते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में अपने कैंप्स लगाते हैं और बच्चे जो हैं उसमें भाग लेते हैं। उनकी जो है बेसिक फिज़िक्स है 10वीं की या 12वीं की जो है उसका ज्ञान जो है उसमें दिया जाता है, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स देते हैं। वहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं, थ्योरी भी होती है। एक तो ये स्कीम है। दूसरी एक और बहुत है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना है, जिसमें कि अगर आप पास कर लें तो आपको एक स्कॉलरशिप जो है रिसर्च के लिए थ्रू आउट योर करियर मिलेगी। तो ये दो योजनाएं हैं जो भारत सरकार की हैं। बाकी समय समय पर DST है, डिपार्टमेंट जो आपका स्टेट का DST है राजस्थान का अपना, और केंद्र का जो DST है, दोनों की योजनाएं चलती रहती हैं स्कूल चिल्ड्रंस के लिए। उनकी वेबसाइट अगर आप खोलेंगे तो आपको बहुत सारी योजनाओं की जानकारी हासिल हो जाएगी और आप उसमें जो है भाग ले सकते हैं। और अनुष्का, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ख़ास बात आपसे कहना चाहूँगा, पढ़ाई को सिर्फ नंबर लाने का ज़रिया न माने, उसे रचें, गूँथें, आनंद लें। सबसे ख़ास बात जो लगी कि जीवन के साथ जोड़ें। जिस तरह की बहुत सारी जो रिसर्च की स्कीम आ रही हैं, जब तक आप उसे इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, तब तक वो आपको मज़ा नहीं आएगा। अन्यथा आप जैसे हम खेलते हैं, खेलने में मगन होकर खेलते हैं, तो पढ़ने में भी वैसे ही करें तो खुद ब खुद आपको लगेगा कि इस विषय का एप्लीकेशन क्या है। हमने जैसे फ़र्ज़ करें उदाहरण के तौर पर, लोहे के ऊपर अगर हम वायर की बाइंडिंग लगा दें और उसमें करंट सप्लाई करें बैटरी के ज़रिए, तो मैग्नेटिज्म डेवलप होता है। उसे प्रयोग करके देखें, वो मज़ा आएगा, वो खेल है।
जैसे हम लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, इस तरह से फिजिक्स एक ऐसा विषय है जिसे आप करें, पढ़ने से ज़्यादा करना ज़रूरी है। और जब आनंद आएगा तो खुद ब खुद आपको जिज्ञासा आपको अपने आप आगे पुश करेगी। हम बात कर रहे थे विदेश जाने की। प्रोफेसर शर्मा, आपको मैक्स प्लैंक फेलोशिप और हम्बर्ट फेलोशिप, पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप मिल चुकी है जर्मनी में आगे शोध करने के लिए। तो विदेश में शोध करने की बात कैसे यात्रा है, कहाँ कैसे पहुँचे वहाँ तक? देखिए, विदेश में बहुत सारी ऐसी एजेंसीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आपको पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप देते हैं। जैसे मैं बता दूं, जर्मनी में खास तौर पर मैं इनसे जुड़ा हुआ रहा हूं, तो एक मैक्स प्लैंक फेलोशिप है जो कि मैक्स प्लैंक सोसाइटी है जर्मनी की, जो आप अगर पीएचडी कर लेते तो उसके बाद आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो फेलोशिप मिल जाएगी। तो बहुत अच्छे रेनाउंड इंस्टीट्यूशंस हैं, एक रेनाउंड प्रोफेसर के साथ आप रिसर्च कर सकते हैं। दूसरा जर्मनी का एक हम्बोल्ट फाउंडेशन है जो कि आपको फेलोशिप मिलती है। दोनों बहुत ही रेनाउंड फेलोशिप्स हैं। बाकी और देशों में भी हैं, कनाडा में है, अमेरिका में है, नेशनल रिसर्च काउंसिल बोलते हैं, और एक ऑस्ट्रेलिया में है नेशनल रिसर्च काउंसिल। ऑस्ट्रेलिया की एक क्वीन एलिजाबेथ फेलोशिप है, बहुत प्रेस्टीजियस फेलोशिप है। लेकिन ये सब मिलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका रिसर्च करियर बहुत बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि आपका जो काम है, जो रिसर्च में आपने जो पर्चे छापे हैं, वो जो वहाँ जब आप अप्लाई करेंगे तो वो आपके जो रेफरीज जब पेपर भेजे जाएंगे, एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो बहुत ही फेमस रेफरीज हैं, वो आपके पेपर्स को देखेंगे, परखेंगे, और आप उसमें खरे उतरेंगे तभी आपको ये फेलोशिप्स मिलेंगी। और एक बार अगर ये फेलोशिप्स अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप आपको मिल गई तो आपका करियर जो है, जैसे कहते हैं कि दिन दूनी रात चौगनी वाली, उसी तरह से बढ़ता जाएगा। जी, फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ फ़ोन पर हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आपका नाम, कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं और आपका सवाल? सर मैं सुधीर कुमार सिंह लखनऊ से बोल रहा हूँ सर। जी सुधीर जी, आपका सवाल। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि रिसर्च के लिए फिजिक्स में क्या क्या आगे है सर? सुधीर जी, सवाल पुनः पूछें। हेलो सर, आपका सवाल फिर से दोहराएं। सर रिसर्च के लिए फिजिक्स में आगे क्या क्या स्कोप है, क्या क्या बेनिफिट है, मैं इस सवाल हम रिसर्च कर सकते हैं को पूछने ही चाह रहा था। जी अनिल जी, आप भी इस पर प्रकाश डालें, क्योंकि फिजिक्स एक बहुत इतना विस्तृत क्षेत्र है, तो कैसे चयन करें कि इस विषय पे मुझे रिसर्च करनी चाहिए, या क्या क्या नए एवेन्यूज़ हैं? बिल्कुल, देखिए फिजिक्स का क्षेत्र बहुत व्यापक है। अगर मैं आपको बताऊं, भौतिक शास्त्र की कई सारी विधाएं हैं, बहुत सारी शाखाएं हैं जिसके अंतर्गत आप रिसर्च कर सकते हैं। हमें अब तक यही लगता है कि भौतिक शास्त्र एक सब्जेक्ट है, बट अगर आप इसको गहराई से देखेंगे तो इसकी कई अलग अलग शाखाएं बन चुकी हैं। जैसे अगर हम बात करें तो अपने आप में मटीरियल साइंस एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि फिजिक्स से ही निकला हुआ ग्रुप है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें, जैसे इन छात्र ने पूछने की कोशिश करी है, रिसर्च में असीम संभावनाएं हैं। अगर आज देखें नैनो साइंस, जो नैनो टेक्नोलॉजी पूरा आज पूरे विश्व में छाई हुई है, उसका बहुत बड़ा भाग जो है वो भौतिक शास्त्र से ही उत्पन्न हुआ है। तो भौतिक शास्त्र के रूप में अगर आप मान लीजिए बीटेक छात्र भी हैं तो आप एमटेक के लिए नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर अपनी संभावनाएं देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप एमएससी फिजिक्स हैं तो आप बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं इसके अंदर, आप जैसे मान लीजिए इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर जाना चाहते हैं, उसके अंदर आप अप्लाइड साइंस में जाना चाहते हैं, और इन सब क्षेत्रों के साथ साथ आप रिसर्च कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत सारे संस्थान, जैसे मैंने आपको शुरू में बताए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस है, इसके अलावा एक जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जेस्ट, जिसके अंतर्गत भारत देश के जितने प्रमुख संस्थान हैं उनके अंदर आपको पीएचडी करने के लिए एडमिशन मिल जाता है, जिसके तहत आप बहुत अच्छे लेवल की रिसर्च कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एक बहुत हैंडसम अमाउंट भी मिलता है फेलोशिप का, जिसके अंतर्गत आप अपना कार्य भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसी और भी संस्थाएं हैं जिनके अंतर्गत समय समय पे आपको प्रोजेक्ट के रूप में कार्य करने का अवसर मिलता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने एमएससी कर ली है तो आप अपना क्षेत्र अपने आप चुन सकते हैं कि आपका रुझान किस तरफ बढ़ रहा है। अगर आप मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र, इवन आईआईटीज़ में अगर आप देखेंगे तो फिजिक्स की बहुत संभावनाएं। लेज़र टेक्नोलॉजी अपने आप में एक असीम कार्य कर रहा है, जिसके अंदर अगर आप जानेंगे अब तक का सबसे अधिक नोबेल प्राइज़ लेज़र टेक्नोलॉजी में मिला हुआ है, और वो भी सबसे अधिक फिजिक्स के अंदर मिला हुआ है। तो ऐसा नहीं है, रुझान बहुत तरफ आपको बनाना होगा और संभावनाएं असीम है, मैं कह सकता हूँ उसके। सुधीर जी, अगर आप ये बात सुन पा रहे हैं तो जैसा डॉक्टर धवन ने कहा कि इतने सारे फील्ड्स हैं जहां फिजिक्स जुड़ी हुई है। बिल्कुल। और अब आपको ये समझना होगा कि इन सारे फील्ड्स में से आपके मन के नज़दीक कौन सा है, आपको किस में इंटरेस्ट आता है, पढ़ने का या शेयर करने का या नई नई बातें समझने का मन करता है, तो वो बात आपको आगे लेके जाएगी। तो मैं जी आप थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दूं जी कि
भौतिक शास्त्र में एक्चुअली एक तो थ्योरेटिकल रिसर्च है, एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। अगर आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है तो आजकल कंप्यूटर इतने बढ़िया बढ़िया आ गए हैं कि थ्योरेटिकल रिसर्च आप परस्यू कर सकते हैं। आज आप जेनेटिक इंजीनियरिंग है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दी, वहाँ एज ए फिजिसिस्ट यानी आप बायोलॉजी, अगर आपको थोड़ा सा बायोलॉजी का ज्ञान है और कंप्यूटर का ज्ञान है तो फिज़िक्स के हिसाब से एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसे है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, इसमें अगर थ्योरी में आपकी बहुत अच्छा एक जैसे कहते हैं नॉलेज है तो आप इसको परस्यू कर सकते हैं। थ्योरेटिकल करियर जो है बहुत सारी जगह हैं, क्योंकि कंप्यूटेशनल साइंसेस बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। हमारे पास आज बहुत बढ़िया बढ़िया कंप्यूटर हैं, तो जो लोग अगर थ्योरी में रिसर्च करना चाहें वो थ्योरी में जा सकते हैं। जैसे डॉक्टर धवन ने कहा इंस्ट्रूमेंटेशन, मैं एक छोटा सा उदाहरण पेश करूँ आपके सामने कि आज जितने मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, MRI करते हैं, एक्सरे करते हैं, तो वहाँ आप देखते हैं कि आपके जो इक्विपमेंट्स हैं वहाँ फिजिक्स की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। जी आज फिजिक्स में एक BRC में एक डिप्लोमा होता है रेडियोलॉजी का। रेडियोलॉजी का डिप्लोमा कोर्स अगर आप कर लें, उस कोर्स को बहुत ही कम सीट्स होती हैं उसके अंदर। एक कैंसर पेशेंट के लिए कितनी रेडियो एक्टिव डोज हमको देनी है, उसका काम ये होता है कि कैंसर पेशेंट को डोज कैलकुलेट करना और डोज कैलकुलेट करके उसको डोज को निश्चित मात्रा में देना, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये ज्ञान है और उसमें तनख्वाहें बड़ी अच्छी हैं। यानी मेरे जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मैं जानता हूँ जिनको, कि उनको आज 1-1 लाख रुपए ज़्यादा की तनख्वाह मिल रही है। करियर में शुरुआत में ही बहुत अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं। तो फिज़िक्स एज ए करियर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ही अच्छे अवसर हैं, अब थ्योरी हो चाहे एक्सपेरिमेंट हो। जी, अभी आपने जैसे शुरू में जिक्र किया अच्छी रिसर्च हो, आपकी पब्लिकेशन वर्क बहुत अच्छा हो, तो अच्छे को कैसे परिभाषित कर सकते हैं प्रोफेसर शर्मा, आप बताएं। देखिए आजकल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है, पहले पुराने ज़माने में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी, आज तो आप अपना घर में बैठ के पब्लिकेशन खोल लें तो बहुत सारे फेक पब्लिकेशंस एजेंसीज़ हैं जहां आपने अपना पर्चा भेजा, छप गया, आप खुश हो गए। इसमें क्या है कि आपने जो रिसर्च की है आप ऐसे जर्नल में भेजें, ऐसे उसमें भेजें जहां इसका इम्पैक्ट फैक्टर होता है। एक इम्पैक्ट फैक्टर, आप इंटरनेट पर जाएँ, इंटरनेट पर जाके SCI जर्नल्स जो है तो उसमें आप देख सकते हैं कि इम्पैक्ट फैक्टर कितना है। तो हाई इम्पैक्ट, जितना इम्पैक्ट फैक्टर ज़्यादा होगा और आपका पर्चा छप जाएगा तो आपके काम की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक हाई क्वालिटी रिसर्च करें और अपने काम को जो है एक अच्छे जर्नल में छापें, तो भी आपका करियर आगे बढ़ेगा। आप छोटे किसी ऐसे अननोन जर्नल में छाप दिया, हम खुश हो गए भाई मेरा पर्चा छप गया, लेकिन आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी उस काम की। सुधीर जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2 बातें इस पूरे संवाद में जो सामने आई, पहली चीज़ आप अपना इंटरेस्ट ढूंढ लें कि कौन सा फिज़िक्स में इतने सारे एप्लीकेशन हैं, उसमें से कौन सी चीज़ आपको ललायत करती है, और दूसरा उस काम की गुणवत्ता होनी ज़रूरी है और मौलिकता होनी ज़रूरी है। वो दोनों बातें अगर आपकी समायोजित हो जाती हैं तो फिर आपको निसंदेह इस दिशा में आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। अभी आपने बातचीत की कि फ़िज़िक्स में डाइवर्सिफिकेशंस किस तरह से हैं। चूँकि आजकल हर पढ़ाई में जॉब के लिए सॉफ्टवेयर की तरफ एक रुझान बन जाता है, चाहे बायोटेक्नोलॉजी पढ़ें या इंजीनियरिंग में मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कुछ भी विषय पढ़ें, आर्किटेक्चर पढ़ें, सॉफ्टवेयर में ले जा करके बात ज़रूर ख़त्म होती है। फिज़िक्स में पढ़ने के बाद आगे सॉफ्टवेयर में करियर बनाना संभव है? प्रोफेसर शर्मा, आपसे ये जानना चाहूँगा। हाँ, बिल्कुल संभव है। देखिए मैं आपको बताऊँ कि जो ख़ास तौर से थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स में बहुत ज़रूरी है कि आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए। जी, मान लीजिए कि आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बहुत अच्छा कमांड है, और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिन जैसे बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, IBM है या अपने इन्फोसिस है, इनके R&D सेंटर्स हैं। R&D सेंटर्स में ऐसे व्यक्तियों की बहुत डिमांड है जिनको कि थ्योरेटिकल नॉलेज हो, प्रोग्रामिंग नॉलेज हो और कंप्यूटर पे अपना एक कमांड हो। तो आप निश्चित रूप से कंप्यूटर में माइग्रेट कर सकते हैं, जा सकते हैं, और जो फिज़िक्स का ज्ञान है, आपका प्रोग्रामिंग का जो ज्ञान है, वो वहाँ बहुत काम आने वाला है। आपको आपके काम की बहुत वैल्यू होगी। तो फिज़िक्स के साथ में मैथमेटिक्स, रीजनिंग और आपका लॉजिक अगर उम्दा है, चुस्त है, तो निसंदेह आपको सॉफ्टवेयर में, और ऐसे लोगों की कमी है मार्केट में कि जिन्हें इतने सारे कॉम्बिनेशंस अगर बन रहे हों, तो आप भीड़ चाल में न जाएं, अपने आप को समझें, और अगर आप में ये क्षमता है तो निसंदेह आपको आगे बढ़ना चाहिए। एक दर्शक हमारे साथ फ़ोन पर जुड़ना चाहते हैं। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून सर, मैं करण बोल रहा हूँ जयपुर से। करण, आपका सवाल पूछें। सर, मेरा क्वेश्चन है, क्या बीटेक के बाद फिजिक्स में आगे उच्च शिक्षा की उपयोगिता है? जी, प्रोफेशनल एजुकेशन का चलन ज़बरदस्त है समाज में।
हर विद्यार्थी इंजीनियरिंग करने की सोचता है, पर आगे पर वो डिग्री महज एक ग्रेजुएशन की बतौर ही रह जाती है अगर आगे उससे आप ना ले जाएं। तो आगे फिजिक्स में कैसे माइग्रेट होना चाहिए प्रोफेसर शर्मा, आपसे ही जानना चाहूँगा। देखिए, बीटेक अगर आपने इंजीनियरिंग फिजिक्स में करी है, जैसे आईआईटी दिल्ली में कोर्स है इंजीनियरिंग फिजिक्स बीटेक, तो ऑटोमेटिक है कि आपका करियर आईआईटी कानपुर में है, आईआईटी दिल्ली में है, तो स्वाभाविक है कि आपका करियर जो है फिजिक्स में ही बनने वाला है। अगर आपने बीटेक करी है, आप एमटेक कर लीजिए, और अगर मान लीजिए बीटेक करके आप एमएससी करते हैं तो मेरे ख्याल से वो इतना अच्छा प्रपोजल नहीं है। बीटेक करके आप जैसे कुछ संस्थानों में एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि बेहतर ये होगा कि अगर आपने बीटेक फिजिक्स में करी है, जैसे इंजीनियरिंग फिजिक्स कर ली, या बीटेक अगर फिजिक्स में नहीं करी है तब मैं बता रहा हूँ, और आपका फिजिक्स में रुझान है, तो आप एमएससी कर लें आईआईएससी बेंगलोर से, जी एक अच्छे संस्थान से अपनी एमएससी करें, ताकि उसकी बहुत अच्छी वैल्यू होगी। आपको एक इंजीनियरिंग डिग्री है आपके पास और एक प्योर साइंस की डिग्री हो जाएगी। दूसरा, आप एमटेक भी कर सकते हैं, एलाइड ब्रांचेस में भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप अगर फिज़िक्स के प्रति आपका आकर्षण है और फिज़िक्स आप पढ़ना चाहते हैं, बीइंग एन इंजीनियर, कि आपने बीटेक हासिल किया हुआ है, तो आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। आप एमएससी कर लीजिए किसी अच्छे संस्थान से, या एमटेक की कोई इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड हो जहाँ फिज़िक्स का बहुत इंडस्ट्रियल फिज़िक्स है, आपके इंजीनियरिंग फिजिक्स है, जी जी, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स है, लेजर्स हैं, ये इस तरह के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर कि फिजिक्स को आपको परस्यू करने का अवसर मिलेगा और आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। करण, फ़ोन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी कभी आप कोई नया रास्ता चुनते हैं तो एक तो निसंदेह आप में साहस की मूल आवश्यकता होती है, साथ ही चूँकि अब इंटरनेट का ज़माना है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नेट पर अवेलेबल है, आप आगे की जो सड़क है, हाईवे पर कहाँ तक पहुँचना है, वो सारी चीज़ों को पहले जान परख लें, समझ लें और लोगों से मिलें, ऐसे संबंधित लोगों से मिलें। हर राय हर किसी से नहीं लेनी चाहिए। जैसे जब आप बीमार पड़ते तो सिर्फ डॉक्टर से ही राय लेते हैं, ना कि पड़ोसी से, वैसे ही संबंधित व्यक्ति से राय लें जो सटीक आपको एक क्लियर कट ग्राफ, एक क्लियर कट ब्लूप्रिंट की तरह आपको सजेस्ट कर सके। फिर आप उस पर पूरे मनोयोग से लग पड़िए, निस्संदेह आपको सफलता हासिल होगी। फ़ोन के लिए धन्यवाद। आप दोनों से ही एक सवाल, नैनो टेक्नोलॉजी एक बहुत ही नया विषय है, बहुत तेज़ी से विस्तृत हो रहा है, जिसका एप्लीकेशन चाहे मटेरियल्स हो, केमिकल्स हो, नए प्रोडक्ट्स हों, सभी क्षेत्रों में किया जाता है। फिज़िक्स और नैनो टेक्नोलॉजी का क्या संबंध है? प्रोफेसर शर्मा पहले आप, फिर डॉक्टर धवन। नैनो टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो प्रकृति है, नेचर है, नेचर जो है मॉलिक्यूलर लेवल पे काम करती है। मैं आपको एक उदाहरण दूँ कि हमारे घरों में आपने देखा होगा, हमारी जो दादी अम्मा या घर में जो काजल बनाते थे पहले, लैम्प ब्लैक, कि आपने जो तेल लिया और दिया बनाया और उससे काजल बनाते थे, वो काजल जो है नैनो पार्टिकल्स हैं। तो बॉडी में हमारे जो एक्सेप्टेंस है या प्रकृति में जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं उसमें मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रहे हैं, और जब एक बहुत सारे एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बना देते हैं तो वो एक नैनो पार्टिकल के साइज़ का बन जाता है। नैनो पार्टिकल साइज़ मीन्स 1 से 100 नैनोमीटर तक, यानी 1 से 1000 एंगस्ट्रॉम तक, जिसमें कि आपका ये बहुत सारे एटम्स होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो एक नई विज्ञान मिल जाती है। और उसमें जो सारी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब चेंज होने लगती हैं। और उनके चेंज होने से वो ख़ास बात ये है कि वो चेंज होती हैं, वो अच्छे के लिए चेंज होती हैं, वो बेटर हो जाती हैं प्रॉपर्टीज़, चाहे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हों, इलेक्ट्रिकल हों, केमिकल हों। तो फिज़िक्स, उनके लिए फ़िज़िक्स का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उसको समझ, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस, इसीलिए फ़िज़िक्स का महत्व है कि एक तरफ तो टेक्नोलॉजी है और एक तरफ उनका जो आधार है, बेसिक है, उनके फंडामेंटल्स हैं, उनको समझने के लिए फ़िज़िक्स के लिए ज्ञान बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा साहब ने। देखिए, नैनोमीटर मीन्स कि 10⁻⁹ मीटर, यानी कि हम बहुत छोटी स्केल की बात कर रहे हैं, हम लोग माइक्रोमीटर की बात नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें मॉलिक्यूल लेवल पे बात करनी होगी। और जैसा कि आजकल नैनो साइंस आप देखें हर जगह इसका चलन है, और नैनो टेक्नोलॉजी अपने आप में एक नया सब्जेक्ट बन के आ गया है। अगर आज आप देखें
तो उसकी महत्ता इसलिए बढ़ती जा रही है कि ये केवल एक भौतिक शास्त्र का ही भाग नहीं रह गया। अगर आप देखें तो उसके साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी आ गया है। ये बायोफिजिक्स एक बहुत बड़ा एक ऐसी ब्रांच है जो इस पर वर्क कर रही है, जिसके अंदर हम नैनो चिप्स की बात करते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का ही कहीं उतना कहीं उदाहरण है, जिसके थ्रू हम लोग आजकल एक नई पद्धति के थ्रू मेडिसिन देने की का प्रावधान चल रहा है, जो कि भी इस पर रिसर्च लगातार हो रही है पूरे विश्व के अंदर। तो अगर हमें बात करें कि इसका प्रारूप कैसा होगा, तो अभी इसमें बहुत सारा कार्य अभी होना बाकी है। हालांकि बहुत सारा कार्य इसमें हो रहा है इस रिसर्च के क्षेत्र में, लेकिन अभी भी इसमें बहुत रुझान है और अभी आने वाले समय में आप देखेंगे। डॉक्टर धवन, अभी बातचीत को यहीं रोकते हैं। एक दर्शक हमारे साथ फोन पर हैं। हेलो 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 सर। हाँ, आपका नाम, कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं और सवाल? जी मैं सुनील कुमार शर्मा बोल रहा हूँ सर, बामन बड़ौदा से। जी सुनील, सवाल पूछें। जी मेरा ये सवाल है सर, जी सर जैसे मतलब कि सुनील, सवाल पूछें आपका। सुनील जी मतलब पृथ्वी अपने आप में घूमती है सर, इसके पीछे मतलब ये कारण क्या है सर? जैसे अपने आप में जो पृथ्वी घूमती रहती है सर, जैसे मतलब 24 घंटे लगातार ये अपने आप घूमती रहती है, इसके पीछे आपके सवाल का जवाब अवश्य दिया जाएगा सुनील, लेकिन कोई करियर से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न हो तो पहले वो पूछें। हेलो, आपने जिज्ञासा की बात रखी थी शुरुआत में, और जिज्ञासु दर्शक हैं, इन्होंने पूछना चाहा कि पृथ्वी अपने आप घूमती कैसे रहती है। देखिए, ये प्रश्न एक ऐसा है कि जैसे एक हम लोग ऐसे आजकल मैंने मेरा अपना अनुभव है कि इन्होंने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है कि बच्चे जो हैं बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कोचिंग कर लेते हैं, और जब सिखाया गया कि पृथ्वी घूमती है, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि पृथ्वी क्यों घूम रही है और कैसे घूम रही है। हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, पृथ्वी हमें घूमते तो दिखाई दे नहीं रही। पहला प्रश्न तो आपका ये है कि पृथ्वी घूम क्यों रही है। देखिए, ऐसा है कि यूनिवर्स जब बना था तो यूनिवर्स में जो बहुत सारे टुकड़े निकले, और टुकड़े निकलने के बाद वो सारे के सारे टुकड़ों में जो एनर्जी थी, उस एनर्जी से वो टुकड़े अपने आप में घूमना शुरू हो गए, कि इक्विलिब्रियम आ गई, और इक्विलिब्रियम आने के बाद वो घूम रहे हैं। प्रकृति का एक न्यूटन का नियम मालूम है कि कोई वस्तु अगर घूम रही है तो घूमती रहेगी। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो घूम रही है तो घूमती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो एक तो घूम रही है, जो इक्विलिब्रियम है यूनिवर्स की, वो इक्विलिब्रियम इतनी इंपॉर्टेंट है कि जो एनर्जी थी उसके हिसाब से वो घूम रही है। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है, उसके हिसाब से घूम रही है। मगर दूसरा यहाँ मैं ये कहूँगा कि घूम रही है तो हम कैसे पता करें कि घूम रही है, ये जिज्ञासा तो फिर भी मन में बनी हुई है, क्योंकि हम तो घूम नहीं रहे। तो इसके दो ही हैं कि हमारा जो पृथ्वी का जो फ्रेम है वो एक इनर्शियल फ्रेम है, और घूमने की जो रफ्तार है बहुत कम है, बहुत कम एंगल है, जो कि 24 घंटे में एक पूरा दिन रात हो जाता है। तो पृथ्वी जो है बहुत कम घूमती है, अगर हम देखें बहुत धीरे धीरे। यहाँ ऐसा है कि या तो आप पृथ्वी को घूमते हुए देखना चाहते हैं तो स्पेस से में चले जाएं, एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाएं, तो आपको वहाँ से ऊपर से देखेंगे कि पृथ्वी घूमती हुई दिखाई देगी। इस फ्रेम से आपको बाहर जाना पड़ेगा। दूसरा, एक और चीज़ मैं बता दूं इनको कि एक एक्सपेरिमेंट है विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में, जो कि बहुत बच्चे नहीं जानते। एक होता है फोकल्स पेंडुलम। तो फोकल्स पेंडुलम को अगर आप देखें, एक सिंपल पेंडुलम होता है, मगर उसकी जो लेंथ होती है वो बहुत लंबी होती है, करीब कई 100-150-200 फीट की आप लेंथ ले लें। और पेंडुलम को आप अगर उसको जो है घुमाएंगे, ऑसिलेशन देंगे, तो पेंडुलम का जो प्लेन है, ऑसिलेशन प्लेन है, वो पृथ्वी के मूवमेंट के हिसाब से चेंज होता रहेगा। और एक दिस इज़ दी ओनली एक्सपेरिमेंट कि जहाँ आप ये पता कर सकते हैं कि भाई पृथ्वी घूम रही है। सुनील, उम्मीद है आपकी जिज्ञासा का समाधान हुआ होगा। हालांकि आपका सवाल करियर के लिए नहीं था, पर चूंकि एक प्रोफेसर की हमेशा ये मंशा रहती है कि जब भी कोई सवाल हो उसका जवाब अवश्य दिया जाए। आपने कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, एक और दर्शक हमारे साथ फ़ोन पर हैं। हेलो। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आपका शुभ नाम, कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं और सवाल? सर मैं ध्रुव शर्मा बोल रहा हूँ, थोड़ी माधोपुर से। जी ध्रुव, आपका सवाल पूछें। सवाल रिसेंट रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए एमएससी फिजिक्स और एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में से कौन सा कोर्स बेटर है? जी, एमएससी फिजिक्स वर्सेस एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स। जी सर। एमटेक। देखिए, एमएससी फिजिक्स और एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं आप? जी। तो एमटेक टोटली टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, और अगर आपने बीटेक किया हुआ है, बीटेक के बाद आप इलेक्ट्रॉनिक्स परस्यू करना चाहते हैं तो एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स बेटर है।
और अगर आपने बीएससी किया हुआ है तो बीएससी करके फिर आप एमएससी फिज़िक्स में ही आएंगे, और बीएससी के बाद तो एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स कर लीजिए अगर आप अप्लाइड करना चाहते हैं जी। तो या एमएससी फिज़िक्स करने के बाद फिर एमटेक में आपको एडमिशन मिलेगा। आपको एमटेक में एडमिशन डायरेक्ट बीएससी के बाद एडमिशन नहीं मिलेगा। डॉक्टर धवन, आपको आपकी राय क्या है अगर दोनों कोर्सेज की हम बात करें? देखिए, ये बात वहीं आती है कि आपका रुझान किस तरफ है। अगर आप बहुत कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ अगर अपना पथ अग्रसर करना चाहते हैं तो आपको देखना होगा कि आपका उस तरफ इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स जो ऐसी फील्ड है उसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके साथ आपको अपनी एबिलिटी बहुत अच्छी रखनी पड़ती है। आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी नॉलेज कैलकुलेशन के लिए बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कई सारी डेरिवेशंस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो छात्र बहुत कई बार उसको परेशान हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मान लीजिए अगर आपका रुझान है कि आप थ्योरेटिकल फिजिक्स की तरफ जाना चाहते हैं, तब तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स से थोड़ा सा अपने को दूर रखिए, और अगर आप बहुत एप्लीकेटिव ब्रांच में जाना चाहते हैं जहाँ आपको लगता है कि आप सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पे काम कर सकते हैं, आप ट्रांजिस्टर्स पे काम कर सकते हैं, आपको लगता है कि आप बहुत कुछ ऐसी सर्किटरीज में यू आर वेरी मच वेल अवेयर, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो फिर निश्चय ही आपको अपना इलेक्ट्रॉनिक्स से रुझान रखना चाहिए और डेफिनेटली आपको एमटेक करनी चाहिए। उसके बाद आपकी संभावनाएं बहुत अच्छी हो जाएंगी इस क्षेत्र में। ध्रुव, फ़ोन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि अब डाइवर्सिफिकेशन की बात आ रही है, मैनेजमेंट विषय सभी विषयों के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे बायोलॉजी पढ़ें, चाहे इंजीनियरिंग पढ़ें, चाहे इवन सीए का कोर्स करें, उसके बाद भी लोग मैनेजमेंट की तरफ अग्रसर होते हैं। फिज़िक्स में बेसिक पढ़ाई लेने के बाद में मैनेजमेंट में क्या जाना चाहिए, संभव है तो किस तरह से? प्रोफेसर शर्मा, आपसे ये सवाल। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि फ़िज़िक्स पढ़ने के बाद आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। मैनेजमेंट तो क्या, आप जो भी पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ये संभावनाएं नहीं है। अगर आप अमेरिका में जाएं तो अमेरिका में आपने एमएससी फ़िज़िक्स किया या बैचलर्स डिग्री आपके पास फ़िज़िक्स में है और आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में मास्टर्स कर रहे हैं जी, तो मैं ये बता दूं कि फ़िज़िक्स पढ़ने के बाद मैनेजमेंट में आप निश्चित रूप से जा सकते हैं। और फिज़िक्स का जो ज्ञान है, मैं एक आपको मैनेजमेंट की उदाहरण दे दूं कि फ़िज़िक्स में क्या है, जैसे डायनेमिक्स ऑफ मनी है, आपने डायनेमिक्स पढ़ी है फ़िज़िक्स में, फोर्सेस के बारे में पढ़ा। अब आप मैनेजमेंट पढ़ते हैं, मैनेजमेंट में आपने मान लीजिए मार्केटिंग पढ़नी है, तो मार्केटिंग की डायनेमिक्स है, वो भी एक इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में आपको फोर्सेस क्या है, मार्केट फोर्सेस क्या है, उनका जो एक, अगर आप फिज़िक्स से एक एनालॉजी ड्रॉ करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि आपका ज्ञान वहाँ मैनेजमेंट में बहुत काम आने वाला है और आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप मैनेजमेंट में जा सकते हैं। बहुत लोग हैं जो कि जिन्होंने एमएससी फिज़िक्स करी, उसके बाद वो एमबीए में चले गए, आज बहुत अच्छा बढ़िया मैनेजमेंट करियर उन्होंने बनाया हुआ है। जी, एक दर्शक हमारे साथ फ़ोन पर है। हेलो 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 सर जी, आपका नाम, कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं? मेरा नाम ऋचा त्यागी है। ऋचा, आपका सवाल पूछे और कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं? अनिल धवन सर से है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भौतिक शास्त्र का क्या योगदान है और परमाणु अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं? जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। मेरे ख्याल से आज परमाणु ऊर्जा का व्यापक स्तर पर उपयोग हो रहा है, अगर आप जानते हैं, और जिस तरह से पूछना चाह रही हैं कि भौतिक शास्त्र का बहुत एक अहम योगदान है इस परमाणु ऊर्जा के तहत में। अगर हमने ज़रा पुराने पन्नों को पलटें तो देखेंगे कि जिस तरह पोखरण में परमाणु टेस्टिंग हुई थी तो उसमें पूरे फिज़िक्स के काफ़ी सारे साइंटिस्ट जो थे, सिक्का साहब थे, वो फिज़िक्स के साइंटिस्ट रह चुके हैं। और इसी प्रकार BARC जो है वो अपने आप में एक प्रमुख कार्य कर रहा है इस परमाणु ऊर्जा के प्रोजेक्ट के तहत। और अगर हम बात करें इस अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं, तो अगर हम सबसे बड़ा अगर अनुसंधान केंद्र की बात करें तो अब तो हम कई बार उसका जिक्र कर चुके हैं, जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। और इसके साथ साथ एक इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च है, IGCAR कल्पक्कम। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी यूनिट्स हैं एटॉमिक एनर्जी की कमीशन की, जैसे कि हम बात करें VECC कलकत्ता में है, इसके अलावा कैट इंदौर में है। तो ये कई ऐसे प्रमुख संस्थान हैं जहाँ पे एटॉमिक एनर्जी पे बहुत कार्य हो रहा है और बहुत व्यापक स्तर पे कार्य हो रहा है। अगर हम देखेंगे इसमें भी नए रिएक्टर्स पे कार्य हो रहा है, बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि मेरा जो मुझे यंग साइंटिस्ट के तहत जो प्रोजेक्ट मिला है, इसमें मैं न्यूक्लियर रिएक्टर पे ही कार्य कर रहा हूँ, जिसके तहत हमें कुछ इस तरह के पदार्थ उत्पन्न कर रहे हैं जिससे रिएक्टर रीप्रोसेसिंग एप्लीकेशन में वो इसकी मदद कर सकें, जो कि रिएक्टर्स नए बन रहे हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत व्यापक स्तर पे कार्य हो रहा है भौतिक शास्त्र वालों का, तो इसमें बहुत योगदान है, मैं कह सकता हूँ। जी, ड्यूरिंग स्टडीज़ एक देखने में आ गया, एक व्यवहारिक सा सवाल है कि बच्चे न्यूमेरिकल से भागते हैं। डॉक्टर शर्मा, प्रोफेसर शर्मा, आप इतने अनुभवी हैं, न्यूमेरिकल से लगाव कैसे पैदा किया जाए? जी, इस सवाल के जवाब से पहले हमारे साथ एक दर्शक हैं। हेलो 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 हेलो,
हाँ, आपका नाम, कहाँ से फ़ोन कर रहे हो, सवाल संक्षिप्त में। जी सर, मैं चंडीगढ़ से हिमांशु बोल रहा हूँ। हिमांशु, सवाल पूछे जल्दी से। हाँ जी सर, मेरा सवाल ये है कि एनआईटी से बीटेक करने के बाद में जी, तो सर अगर मैं लेक्चरशिप लाइन में जाना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या प्रोसीड्यूर रहता है? बीटेक के बाद में आप, हाँ जी सवाल रिपीट करें प्लीज। सर, अगर मैं एनआईटी से बीटेक करता हूँ एनआईटी से, जी, तो सर उसके बाद में लेक्चरशिप लाइन के लिए क्या प्रोसीड्यूर रहेगा जाने के लिए? आपकी आवाज़ साफ नहीं आ पा रही है। एनआईटी से बीटेक सर लेक्चरशिप लाइन में जाने के लिए क्या प्रोसीड्यूर? एनआईटी से बीटेक करने के बाद लेक्चरशिप जी, लेक्चरशिप के लिए फिजिक्स से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो पूछें। वैसे बीटेक करने के बाद में आपको लेक्चरशिप के लिए गेट एक एग्जामिनेशन होता है, उसके थ्रू आप एमटेक में प्रवेश लें। एमटेक करने के बाद आप योग्य होंगे किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरशिप शुरू करने के लिए। और गेट वैसे भी दूसरे बहुत सारे पीएसयूज के लिए भी ज़रूरी होता है, पर आपको अगर करियर टीचिंग में बनाना है तो मास्टर्स करना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो सवाल था पूर्व में, उसका जवाब ये जो संक्षिप्त में समय मैं न्यूमेरिकल की जो बात कही आपने, न्यूमेरिकल से एक डर लगता है जी। एक्चुअली मैं भी बच्चों को जब पढ़ाता हूँ तो यही कहता हूँ कि न्यूमेरिकल से डरने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने को ऐसे सोचो कि दिमाग हमारा कंप्यूटर है, एक इनपुट है, आउटपुट है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पहले पढ़ लो सवाल को, इनपुट को आइडेंटिफाई कर लो, क्या डेटा हमें दिए हुए हैं। अगर इनपुट मालूम है, दिमाग में अगर थ्योरी आपको पढ़ी हुई है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। फार्मूला मालूम है, आप इनपुट डालिए, फार्मूले सोचिए, आपका आउटपुट निकल के आ जाएगा। बड़े सहज रूप से अगर आप लेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व, डर आपका निकल जाएगा जी। और किसी भी कठिन कार्य को करने से पहले उसका डर पैदा ना करें कि बहुत कठिन है। जितनी बार हम कठिन बोलेंगे उतना ही उसके सोल्यूशन से दूर होते जाएंगे। रादर ऐसे बोले कि मुझे इसमें मज़ा आने वाला है, आनंद आने वाला है, इजी है, मैं कर लूँगा। और वैसे भी डिफ़िकल्ट का मतलब होता है मोर एफर्ट, और न्यूमेरिकल अभ्यास की चीज़ है। अभ्यास करते रहिए, आपको बेशक न्यूमेरिकल बहुत अच्छे लगेंगे। आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करेंगे। समाप्त करने से पहले बस निष्कर्ष में ये कहेंगे, अगर आप में क्यूरियोसिटी है, लॉजिकल किसी चीज़ को समझने और परखने की क्षमता है, और लंबा स्पैन आप धैर्यपूर्वक स्पैन कर सकते हैं, स्टडीज़ पर अपना समय दे सकते हैं, तो फिज़िक्स निस्संदेह आपके लिए बना हुआ है। उम्मीद है आपको आज की चर्चा पसंद आई होगी। अगले मंगलवार को फिर हम इसी तरह से मिलेंगे, और तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं। नमस्कार।